दोस्तों नमस्ते। मैं अब आपको अपने मथुरा कार्यकाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी बड़ा एक विचित्र कार्यकाल था मेरे लिए। इसमें भी सही काम करने पर क्या क्या मुझे कष्ट झेलना पड़ा उसको बताता हूँ। और ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आम जनता के लिए भी है, और जो मेरे कुलीग अधिकारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि आप अच्छा काम करते हैं फिर कैसी स्थिति होती है कि उसका भी परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा काम करने पे लोग आपसे जहाँ संतुष्ट होते हैं वहाँ कुछ लोग आपसे जलने भी लगते हैं। अब उसका प्रतिकार परिस्थितिवश आपको करना है कि कैसे उससे समाधान किया जाए, मैं नहीं कर पाया फ़िलहाल। तो मथुरा आते समय जो मैं आया उसके पहले जो पृष्ठभूमि सीतापुर की थी उसमें मेरे मन में ये आ गया था कि इस देश में प्रदेश में काम करना, सरकारी नौकरी बड़ा कठिन है और सही काम आप करेंगे, मन से करेंगे तो बड़ा कठिनाई आएगी। और मैं चिंतित अपने बारे में तो इतना नहीं था जितना कि बच्चों के बारे में था कि मैं दोनों बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, पढ़ाया लिखाया है कि अपने काम में फोकस करो, मन से काम करो, ईमानदारी से करो। वो दंड-फंद जानते नहीं हैं। वो इस देश में अगर रहेंगे, नौकरी मजबूरी करना, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, आय का साधन यही नौकरी है। तो मेरे बच्चे अगर नौकरी करेंगे तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उनको भी ऐसी कष्ट झेलना पड़ेगा। तो मेरे मन में ये निर्णय आ गया था कि बच्चों को मैं भारत में नहीं रखूँगा। मैंने तो झेल लिया, मेरे पास विकल्प नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं बाहर भेज दूँगा। वो अपनी जगह, बच्चे मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मैं अपनी नौकरी मन से कर रहा था। मथुरा में जो परिवर्तन, एक प्रकार से नया एक जोश मुझ में आया। सीतापुर से मैं टूट चुका था, लेकिन फिर मथुरा में जोश मुझे आया। एक तो बिहारी जी का दर्शन करना, दूसरा मुझे वहाँ पे एक पत्रकार थे विनीत नारायण, वो मुझसे एक दिन बोले कि आप धार्मिक विचार के हैं, प्रयागराज के हैं, तो आप चलिए गहवर वन में, बरसाना में गहवर वन में एक बाबा रमेश देव हैं, उनसे मिलिए। उन्होंने बताया कि मैं उनका भक्त हूँ और आप उनसे बहुत प्रभावित होंगे। उनकी बात मान के वो मुझे एक दिन ले गए गहवर वन। मैं वहाँ गया, मैंने देखा, वो 60 साल के रहे होंगे रमेश बाबा, और उनके गीतों को सुना, संगीत को सुना, मैं पागल हो गया। अब उनकी इतिहास मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने लोगों से पूछा उनका इतिहास क्या था। लोगों ने बताया कि जब ये 14 साल के थे उस समय अपने पिताजी, इनके पिताजी एक्साइज इंस्पेक्टर थे, और वो अपने परिवार के साथ वृंदावन बरसाना दर्शन के लिए आए थे। इत्तेफाक से ये भी प्रयागराज के थे जहाँ का मैं रहने वाला था। तो ये दर्शन के लिए आए थे। इन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना, गहवर वन के बारे में सुना, ये सुना कि भगवान कृष्ण अभी भी गहवर वन में आते हैं, लीला करते हैं। ये बिना बताए एक दिन गहवर वन में भाग गए और इनके परिवार ने ढूंढा, ये मिले नहीं। कई दिन उनके परिवार ने रुक कर इनको ढूंढा, पुलिस ने ढूंढा, कहीं मिले नहीं, क्योंकि गहवर वन बहुत बड़ा वन था और वो वन जयपुर राजस्थान तक फैला हुआ था। वहाँ अगर एक आदमी घुस जाता था तो मीलों, सैकड़ों मील निकल के जा सकता था। तो ये वहाँ से निकल गए। अब भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी थी कि इन्होंने परिवार को भी छोड़ दिया। उनका परिवार जो था, पिता, उनकी माँ, हर साल इसी समय आकर लोग महीना महीना रुकते थे और पुलिस और सबके साथ ढूंढा करते थे जंगल में कि उनका बेटा मिल जाए, लेकिन ये मिले नहीं। जब ये 18-19 साल के हुए, 5 साल 6 साल के बाद गांव वालों ने देखा, गहवर वन में एक छोटा सा गांव होता था, उसमें लोगों ने देखा कि एक ये लड़का जो है कुछ फटे कपड़े पहने जंगल में दाढ़ी बढ़ाए घूमता रहता है। तो उन्होंने उस लड़के को समझा के गाँव में बुलाया। तो जब पूछा तो उसने बताया कि वही लड़का था जो अपने माता पिता को छोड़कर भगवान कृष्ण के भक्ति में गहवर वन में चला गया था। इन्होंने लड़के को समझाया कि तुम इतने भगवान के भक्त हो तो हमारे पास रहो, हम आपकी सेवा करेंगे आप। तो ये लड़का कुछ मान गया बातें सुन के उनकी, और वहाँ पे इनके गांव वालों ने से उसने कहा कि मैं भगवान का भजन करता हूँ अपने में, मुझे कुछ यही करने दो। तो लोगों ने बड़ा खुशी हुई, भाई बहुत बढ़िया, भगवान का भजन भी हमको रोज़ सुनने को मिलेगा। इनको एक हारमोनियम ला के पुरानी दे दी
अब उसके बाद से जो चला वहाँ पे घटना हुई कि ये शाम को गांव वाले सब खाना वाना खा के खाली होके बैठ जाते थे और रमेश बाबा जो थे ये हारमोनियम पे स्वयं रचित गीत अपने स्वयं रच देते थे भगवान कृष्ण की भक्ति में, और बड़े मन से मनोयोग से संगीत करके उसको गाया करते थे, गांव वाले सुनते थे। ये 19-20 साल के जब थे तब, और मैं उनसे मिला जब ये 60 साल के लगभग थे, लगभग 40 साल बाद। 40 साल में परिवर्तन ये हो गया कि इनकी बड़ी कुटी बन गई। अच्छा हाँ, तो ये गांव वालों ने भाई कहा ठीक है आप बाबा यहाँ हैं तो हमारे साथ रहिए। इन्होंने कहा हम साथ नहीं रहेंगे, हम गहवर वन में ही रहेंगे। तो उन्होंने भी बताया कि भगवान कृष्ण आते हैं, मैं उनके साथ लीला करता हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा गहवर वन, तुम हमको भगवान ढूंढेंगे। अब उनके मन की भावना थी, गाँव वालों ने कहा अच्छा ठीक है, गहवर वन के बगल में एक कुटिया बना दी कि अच्छा बाबा आप यहाँ रहो तुम। ये उसी में रहने लगे। अब फिर वो 20 साल 19 साल से वो उस कुटिया में रहे। बाद में मैं 40 साल बाद उनसे मिला, तब परिवर्तन हो गया। सब परिवर्तन ये हुआ कि इनके भक्त 5-6 लड़के, यंग लड़के इंजीनियरिंग करके इनके पता नहीं इनसे मिले, इनकी बातों से प्रभावित हुए, इनके भक्त हो गए, इनके साथ रहते थे। और वो कुटिया के स्थान पे एक बड़ा मकान, कमरे उमरे बन गए थे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था जब ये भजन रात में जब मैं इनके पास रुका तो ये शाम को 7 साढ़े 7 बजे से इनका भजन शुरू हुआ और पूरा गांव जो था इनका भजन सुनने आ गया था। तो होता ये था कि नीचे गांव वाले मिल के डोनेट करके लगभग भंडारा चलाते थे। जो भी आता था इनका दर्शन करने और रात में भोजन करके जाता था, और 200-250-300 लोग रोज़ खाते हैं वहाँ पे अभी भी। और वो वहाँ की गांव की महिलाएं अपने हाथ से लकड़ी कुंडे से आग जलाकर रोटी बना के परोस के खिलाती हैं। मैंने भोजन किया, प्रसाद लिया, और उसके बाद में ऊपर दर्शन करने इनका भजन सुनने आया। 10-11 बजे तक भजन सुनता रहा। मैं बहुत प्रभावित हुआ, आत्म विवल हो गया बाबा के नाम से कि क्या भगवान ने इनको शक्ति दी है, इतना बढ़िया संगीत, इतना बढ़िया भजन। और उनके जो भी उन्होंने भक्तों ने क्या किया, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, तो उनका जो उनको एक सिंथेसाइज़र दे दिया था। हारमोनियम की जगह इनके पास बड़ा सिंथेसाइज़र था, बहुत बढ़िया बजाते थे। और सिंथेसाइज़र का एक कॉर्ड ऊपर चला गया था, जहाँ कुटिया थी उसमें एक रिकॉर्डिंग रूम बना दिया था उन लोगों ने, जिनके सारे भजन प्रवचन वो रिकॉर्ड करते थे। उसका सीडी बना के इंडिया में और पूरे भारत में, विश्व में भी भेजा करते थे उनके भक्त लोग। मैंने बाबा से ऐसे आना जाना बहुत, मेरा जब मौका मिलता था मैं अपना गाड़ी दबा के चला जाता था, बाबा के पास खाली होता था। तो बाबा से पूछा बाबा हमारे लिए कुछ आदेश, तो हम भी कुछ चाहते करना। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम कर दो तुम, कि जितने भी कृष्ण भगवान के समय के तालाब हैं, उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान ने लगभग 1000 तालाबों पर लीला की, और वो सारे के सारे तालाब बंद हैं, कहीं नहीं रह गए, सब पे टीले हो गए, आबादी बढ़ गई। तो मैंने 6-7 तालाबों को, कुछ में आबादी को हटाकर समझा के लोगों को तालाबों को खुदवाया, और सब में मीठा जल मिला। मीठा जल क्या हुआ कि ये मथुरा की समस्या, आगरा मथुरा की, वहाँ पे खारा जल होता है, पानी ज़मीन में खारा मिलता है, 80-90% पानी खारा होता है, तो वो पीने लायक नहीं होता है। तो कहीं पे अगर सादा पानी मिल जाता है उसको लोग मीठो जल बोलते हैं, मीठा जल। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमने जो तालाब खुदवाए, हर जगह तालाब थे और मीठा जल था। तो तुम ये काम करो, इतने वृंदावन मथुरा में तालाब हैं भगवान कृष्ण के समय, सब लोगों ने पार्टी दिए हैं, तुम उनको खुदवा दो। अब मैंने कहा बाबा का आदेश है, और मेरे मन का भी काम था कि तालाब खुद जाएंगे, मीठा जल मिलेगा लोगों को पीने के लिए। वहाँ 5-5, 8-8 किलोमीटर दूर बेचारी महिलाएं जाती थी गांव की मीठा पानी लेने के लिए, गांव में नहीं मिलता था पानी। तो मैंने निर्णय लिया। अब ये हुआ भाई तालाब खुदाई, मैंने जब डिस्कस किया वीडियोस से मालूम चला जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है जो चलती है, जो कि लेबर ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसमें चलता है लेबर काम करे, उसमें तालाब खुदवाई और मशीनों का चलाना मना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो तालाब खुदवाई तो मना है, लेकिन हम तालाब खुदवाना चाहते थे। हमने कन्विंस करके प्रधानों को कुछ गाँव में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में तालाब खुदवाना शुरू किया। लेकिन 10-12 दिन हुआ, जब बजट बना तो युवा साहब जितना पैसा वो तो जो प्रति घन फुट के हिसाब से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में पेमेंट होता है मजदूरों का, ये हुआ साहब कि 12-14 दिन में जितने मजदूर लगे थे उनका पेमेंट पूरा हो गया। अब उससे ज़्यादा हम पेमेंट नहीं कर सकते इतने बड़े एरिया के लिए। और तालाब नगण्य खुदाई हुई, इतना कड़ी ज़मीन हो गई थी कि वहाँ खुदाई बड़ी कठिन होती थी फावड़े से। तो हमारी योजना फेल। तो हमने कहा विकल्प क्या है। विकल्प समझ में आया कि केवल मशीन ही चल सकती हैं, और मशीनें प्रतिबंधित थी क्योंकि उस योजना में लोगों ने दुरुपयोग किया था मशीनों का, और ये लेबर ओरिएंटेड प्रोग्राम था, मशीनों से न करा के मज़दूरों से कराया जाए कि ज़्यादा मजदूर लोगों को मिले। और मैंने कोशिश करी, मैं लखनऊ मीटिंग में मैंने अपनी बात रखी, लेकिन मेरी बात मानी नहीं। भाई नियम ये है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में, अब जाँच होगी, अब सब
ये सब काम आप मत करो। लेकिन मेरे मन में था कि मैं तालाब खुदवाऊँगा। मैंने आके प्रमुखों के सामने बात रखी, जो प्रमुख क्षेत्र के अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने कहा साहब हम भी यही चाहते हैं, तो आप कराओ, बड़ा पुण्य काम है और बड़ा ज़रूरी काम है यहाँ पे। और जितना मशीनों से काम हो जाएगा उतना लेबर से नहीं होगा। लेबर मिलते भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास सब लेबर दिल्ली भाग जाते हैं, मज़दूर मिलते भी नहीं है, उतना खोद भी नहीं पाएंगे, हमारा तालाब नहीं बन पाएगा, तो मशीन तो चलना ज़रूरी है। मैंने क्षेत्र समिति की बैठक में प्रस्ताव रखवाया। क्षेत्र समिति ने 100% सब सदस्यों ने, प्रधानों ने कहा था ज़रूरी है और तालाब खुदवाया जाए जहाँ पे पुराने तालाब हैं जो पाट दिए गए। उसी योजना में हमने तालाब खुदवाना शुरू किया और जहाँ तालाब खुदवाए वहाँ पे तालाब मिल गए पुराने, और मीठा पानी। कहीं तालाब नहीं मिले, टूट गए थे, लेकिन पानी मीठा मिला। और उसका फिर हम लोगों ने, मैंने उसको साइंटिफिक तरीके से और विभागों को इन्वॉल्व करके उसमें कैचमेंट एरिया से पाइपलाइन जुड़वा दी छोटी की, बरसात का पानी जितना हो सब गुलाबे बना दिए, सारे तालाब में भरें। अब बड़ा लोगों में जोश उत्साह आ गया, प्रशंसा होने लगी, बड़ा अच्छा काम हुआ। 6-7 ऐसे तालाब मैंने करवाए। अब जो खुशी होती है, पत्रकारों को न्यूज़ बनती है, मिल जाती है, उन्होंने किसी ने निकाल दिया साहब कि तो नियम के विरुद्ध। और दिल्ली से साहब, बगल में दिल्ली था, दिल्ली से आ गई टीम जांच के लिए। जांच की टीम आई, मैं डर तो रहा था, लेकिन मैंने कहा भगवान का नाम लेके मैंने सही उद्देश्य से किया है। मैंने उनको सब योजना बताई। वो लोग घूम घाम के हुए, लोगों से मिले, बड़े प्रभावित हुए। कहे तो ठीक है आपने जो किया है, लेकिन अब ये रोजगार, जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, उसके नियम के विरुद्ध है। हम कोशिश करेंगे कि कोई आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। वो लोग गए दिल्ली। उसके 7-10 दिन तक कोई कुछ सूचना नहीं मिली मुझे। एकाएक 11-12 दिन बाद एक फ़ोन आया दिल्ली से साहब की, बुलाया गया दिल्ली आपको। तो मैं अपने फाइल लेके जो काम कराए थे लेके मैं गया, देखूं क्या होता है। दिल्ली में जब गया, वो कृषि भवन में ये हुआ कि साहब आपसे मंत्री जी मिलना चाहते हैं। उस समय रघुवंश प्रताप सिंह के दाढ़ी वाले मंत्री बुजुर्ग थे। उनके सामने मेरी पेशी हुई। उन्होंने बड़े, जब मिले बड़े प्रेम से मिले। अच्छा आओ भाई, तुम अच्छा काम कर रहे। मैंने बड़ी खुशी हुई, अच्छा कह रहे। तो मैंने उनको सब योजना समझाई। वो पहले भी जो लोग आए थे जांच करने वाले, उन्होंने भी समझाया था, तो काफ़ी खुश थे वो। तो उन्होंने कहा तो काम तो बहुत अच्छा है, और ऐसा योजना तो पूरे प्रदेश में क्या पूरे भारत में आनी चाहिए, और तालाबों की ज़रूरत है। मैं वहाँ से बड़ा खुश होकर लौट आया, और उस उत्साह से मैंने और काम शुरू कर दिया। उसके 10 दिन बाद फिर लखनऊ से हमारे प्रमुख सचिव कृषि ग्राम विकास, उनका प्रोग्राम लग गया इसी सब घटनाक्रम में। वो आए, मैंने उनको योजना दिखाई, ग्राम में ये सब तालाबों के बारे में बताया, तो वो इम्प्रेस हुए। उनको मालूम था शायद पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कंस्ट्रक्शन था। तो उन्होंने जाके कहा भाई अच्छी योजना है, इसको हम प्रदेश में शुरू करने की कोशिश करते हैं। गए, उसके 6-7 दिन बाद शासनादेश प्राप्त हुआ, ग्राम जलाशय योजना उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई, शुरू हुई ग्राम जलाशय योजना, जिसमें तालाब खुदाने के लिए अलग से फंड रिलीज होता था। और इसी पश्चिम जिलों के लिए, मथुरा, आगरा, इन्हीं सब जिलों के लिए 30 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुआ। तो बड़ा मेरा उत्साह बढ़ा। अब वो उत्साह में मैं काम कराने लगा, होता गया काम, और बाबा के दर्शन भी करता था, उनको बताता था, बड़े खुश होते थे, और पब्लिक बड़ी खुश होती थी, अच्छा काम कर रहे हैं आप। उस समय था परिवर्तन का, वो सपा सरकार थी मुलायम सिंह की, उसी में मथुरा कार्यकाल में इलेक्शन हुआ प्रदेश का, और सपा हार गई, बसपा सरकार आ गई, और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई। तो चेंजेस हुए, हर ज़िले में जिलाधिकारी ऑलमोस्ट सभी बदल दिए गए, नए नए जिलाधिकारी आ गए, हम लोग बचे रहे। बहन जी ने जिलों के काम की जानकारी करने के लिए लखनऊ से 2 सीनियर IAS ऑफिसर को हर जिले में भेजा कि वहाँ के जाके कार्य देख कर आए। कार्य मतलब वहाँ के अधिकारियों की समीक्षा करके आए कि कैसा अधिकारी काम कर रहे हैं। 2 अधिकारी IAS लखनऊ से आए मथुरा। तो मैं 3-4 दिन उनको सब जहाँ जहाँ वो कहते थे उनको ले जाके सब दिखाता था। उन्होंने घूम घाम के गांव वालों से मिले, प्रमुख से मिले, प्रधानों से मिले। मैंने जो काम कराए थे जलाशय के उस सड़कों को, उनको देखा उन्होंने, और वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फिर जाते समय एक बैठक रखी, और उस बैठक में उन्होंने सारे जनपद के जिला स्तरीय अधिकारियों को बुलाया। उसमें हमारी DM भी थी। हम लोग वहाँ पे बैठक में बैठे। बैठक में जो कार्रवाई सब उन्होंने देखी थी उसके बारे में बोला, और सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा मेरी कर दी। मुझे याद है श्री तुलसी गौड़ थे,
वो आईएएस के शायद टॉपर भी थे, आईएम से पढ़े लिखे थे, उन्होंने प्रशंसा कर दी कि सीडीओ का काम बहुत अच्छा है। अब देखिए स्थिति, आप सोचिए कि आपके अच्छे कार्य की कोई प्रशंसा कर रहा है, उससे तो सबको खुश होना चाहिए, वरिष्ठ हमारे अधिकारियों को भी खुश होना चाहिए। लेकिन इस देश या प्रदेश में ऐसी मानसिकता के अधिकारी आ गए हैं, तो वरिष्ठ पदों पर है, वो आपकी प्रशंसा से ईर्ष्या करने लगते हैं कि आपकी प्रशंसा हो रही, मेरी नहीं हो रही। यही हुआ यहाँ, मेरी अत्यंत प्रशंसा हो गई और मुझसे बोलने के लिए उन्होंने कह दिया। मैंने और कुछ बोला। मेरे मन में जो सीतापुर में मेरे साथ कांड हुआ था, वो मेरे मन में व्यथा थी, तो मैंने बोल दिया कि पहली बार एक सीतापुर के बाद मेरी इतनी प्रशंसा हुई, तो मैंने बोल दिया कि इतना काम मेहनत से मैंने किया, पहले भी किया, और आज मेरी प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन देश में अच्छे कार्य करने का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो मैंने तो अपने निर्णय ले लिया है कि बच्चों को इस देश से बाहर कर दूं। मैं तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मेरे वश में होता मैं भी देश छोड़ के चला जाता। ये मैंने बोल दिया भावनाओं में। अब ये मेरा बोलना भी था और मेरी अत्यंत प्रशंसा। मैं उनकी विदाई की, मैंने, सब लोग खुश होके गए। सुबह मेरा ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र भी मेरा हुआ अपर एडिशनल कमिश्नर, अपर आयुक्त देवी पाटन मंडल, मतलब गोंडा जनपद पिछड़े बेकार जनपद माना जाता है, जहाँ की पोस्टिंग खराब, पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, उसमें भी एडिशनल कमिश्नर की और ख़राब पोस्टिंग मानी जाती। मैंने पता किया साहब, मालूम चला कि रात में ही साहब फ़ोन गया अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी को, और रात में ही मेरा ऑर्डर ट्रांसफ़र का हो गया। अब देखिए आप, दूसरा झटका मुझको मिला, और दोनों जगह जो स्थिति बनी वही बनी कि जो मेरे ऊपर के अधिकारी थे, जिलाधिकारी, एक तो मेरे सत्य बोलने से असंतुष्ट हो गए और दूसरे मेरी प्रशंसा से असंतुष्ट हो गई। मेरा साहब ट्रांसफ़र हुआ। मैं अपना 2 दिन में मैंने अपना सामान बांध के वहाँ से, मैं जब ट्रांसफ़र होता था मैं तुरंत सामान बांधता था और कुछ गाड़ी में रखा, ट्रक में लेके भाग जाता था। तो मैं लेके दूसरे दिन मेरे ख्याल से मैं वहाँ छोड़ के चला आया। एडिशनल कमिश्नर पहुँचा ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे कमिश्नर प्रशांत त्रिवेदी जी थे, बड़े अच्छे ऑफिसर थे। उन्होंने कहा तुम भी आ गए, तो वो भी अच्छे अधिकारी थे, उनको भी वहाँ पोस्ट कर रखा था। उनसे तुम कैसे आए? मैंने बताया कि मेरी वहाँ ये 2 प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने भेजा, तो उन्होंने प्रशंसा कर दी मेरे कार्यों की, मुख्यमंत्री ने भेजा, मेरा उसी पे ट्रांसफ़र हो गया रात में। तो बोले चलो रहो, लेकिन यार समस्या उन्होंने रखी। समस्या ये है कि यहाँ पे एक ही पोस्ट एडिशनल कमिश्नर की है और वहाँ पे ऑलरेडी एक एडिशनल कमिश्नर हैं, तो तुमको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? अब चलो मैं अपॉइंटमेंट से बात करता हूँ। आप सोचिए साहब, अच्छा काम किया कृष्ण भगवान की नगरी में, प्रशंसा मेरी इतनी हो गई और मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब ख़राब पोस्टिंग दी गई, ऐसी पोस्टिंग जहाँ मेरी जगह नहीं थी, और वहाँ पे जो मेरे लिए कोई ऑफिस ही नहीं था। तो एक टाइप 4 का मकान सा था, उसमें विकास के कुछ अधिकारी लोग बैठा करते थे, उसी में एक मुझे कमरा दे दिया गया। और वो मेरा जो कमरा था वो टॉयलेट जुड़ा हुआ था, तो सारे विकास के अधिकारी लोग आके मेरे उसी कमरे से जाके टॉयलेट किया करते थे। व्यथा तो मन तो व्यथित होगा ही, हुआ मेरा मन व्यथित, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय हो गया कि बच्चों को तो भारत में नहीं रखना, इस देश में नहीं रह पाएंगे बच्चे, क्योंकि जो स्थितियां हो रही है। दुख ये होता था कि जो आपके अधिकार की, आपकी योग्यता छीन कर, आपकी योग्यता से कम योग्यता वाले आपके अधिकार को छीन कर जो आपके ऊपर वरिष्ठ पद पे बैठ जाते हैं, वो आपके साथ अन्याय करते हैं। बड़ी, किसी का कुछ अगर आप लेते हैं तो कम से कम उसके प्रति सहानुभूति तो होनी चाहिए, कृतज्ञता तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति इस प्रदेश में, देश में उल्टी चल रही है।
हमारा ही अधिकार छीना जा रहा है और हमें ही दंडित किया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा जो हमारे अधिकार छीन कर हमारे योग्यता के रहते हुए भी हमारे अधिकार को छीन के पद पाते हैं, वही अधिकारी आपका शोषण करते हैं, आपका नुकसान करते हैं। बताइए ऐसी स्थिति में इस देश में कौन रह पाएगा। मेरे दोनों बच्चे आ गए अमेरिका, मैंने भेज दिया। योग इतनी प्रशंसा, मुझे खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मुझे आपको क्या बताऊँ। मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। दोनों बच्चे मेरे यहीं, दोनों बहू मेरी यहीं अच्छे पद पे हैं, प्रशंसा होती है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से खाली आप लोगों से, अपने जो कुलीग अफसर हैं, आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो आपकी जब प्रशंसा हो जाए ना ज़्यादा, आप सचेत हो जाइएगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। उस समय नहीं होगा, बाद में हो जाएगा, लोग कर देंगे। गुस्से में तो आदमी उस समय कर देगा, लेकिन जो बहुत चालाक आदमी होगा आपका बाद में नुकसान करेगा। वो मैं आपको बताऊँगा, वो भी मेरे साथ हुआ। 4 साल 5 साल बाद मुझे मालूम चला कि भैया तो मेरा नुकसान कर गया। मेरी एंट्री नहीं दिया, 4 बार मैंने एंट्री भेजी, एंट्री नहीं दी। ख़राब लिख नहीं सकते थे, अच्छा लिखना नहीं चाहते थे। तो मैं जो बता रहा हूँ अपने भाइयों को, सिविल सर्विसेज के लोगों को, जब आप अच्छा काम करें और आपकी प्रशंसा हो जाती है ज़्यादा ना समाचार पत्र में या पब्लिक में, तो आप सचेत हो जाइए, आपका नुकसान हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अपनी भावना को बहुत संभाल के रखिएगा, पब्लिकली एक्सप्रेस मत करिए। आपकी भावना आपके हृदय की होती है ना, और जो हृदय की भावना होती है और कहीं व्यथित मन की अगर भावना होती है तो आप बहुत खुल के बोल देते हैं। जब आप खुल के बोल देते हैं तो आप देश और प्रदेश की जो वर्तमान व्यवस्थाएं चल रही हैं पिछले 20 साल से जो हो गई हैं, उनमें आपका हित हो जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे। तो 2 चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने साथियों को बताना चाहता हूँ। और मैं अपने साथियों, जो कुछ मैं ये कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कदापि किसी को हीन दिखाना नहीं है, किसी के प्रति मेरी दुर्भावना नहीं है। जो मेरे साथ घटित हुआ एक सिविल सर्वेंट के साथ, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, उसको मेरा बताने का, सबको बताना चाहता हूँ, केवल इस उद्देश्य से कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी और अधिकारी के साथ हो सकता है। हो सकता है कि मेरे अनुभव के आधार पर वो सचेत हो जाए और उसका नुकसान न हो। तो मैं इसी उद्देश्य से अपनी बात रखता हूँ। दूसरा, मैं भारतीय नागरिक हूँ, अपनी बात रखने का अधिकार तो मेरा है ही, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं अक्षरशः सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अपने मित्रों के लिए बोल रहा हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जूनियर ऑफिसर्स हैं, IAS सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि भैया आप लोग भी सचेत रहना नौकरी में, भावनाओं को कभी व्यक्त मत करना। और जब प्रशंसा बहुत आपकी हो जाए आपके कार्यों की, तो सचेत रहना कि आपका नुकसान हो सकता है। ऑब्जर्व करिए कौन आपका नुकसान कर सकता है। कभी तो आपको मालूम चल सकता है कि आपका नुकसान कर सकता है, कभी आपको पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपनी बात का विराम करता हूँ, और फिर मैं आपको मथुरा के कुछ और घटनाओं के बारे में बताऊँगा। जय हिंद।